ये बांटने की बात करते हैं, उनसे ज़रा पूछ लो अगर कि भैया रोटी की और बेटी की आप बात करने को तैयार हो क्या? जो संविधान की शपथ जो लेगा वो सेकुलरिज्म की शपथ ले रहा है, यानी देश का कोई धर्म नहीं है, सब धर्मों की इज्जत है। तो आप पर्टिकुलर धर्म के लिए आप कैसे काम कर सकते हो? सरकार उस वक्फ को छीनना चाहती है जो वक्फ सिर्फ और सिर्फ हमारा है, जो वक्फ हमारे बुजुर्गों ने दिया इस देश के लिए। अगर जुडिशरी ना होता ही तो अब पूरे का पूरा देश गुलाम हो गया होता। अगर आईएएस के जरिए देश चलने लगा तो, अगर डीएम के जरिए देश चलने लगा तो, आप जुडिशरी की पावर खत्म करके डीएम को पावर देना चाहते हो। 85% लोगों के लिए 50% रिजर्वेशन, कहाँ का इंसाफ है? आप जाति जनगणना को भी करवाइए, आप मुसलमानों को भी रिजर्वेशन दीजिए, इसमें किसी का रिजर्वेशन खत्म नहीं होने जा रहा, हम रिजर्वेशन बढ़ाने की बात है। 300 प्रॉपर्टियां वक्फ बोर्ड की भारत की सरकार ने एक्वायर कर ली बिना वक्फ बोर्ड के चेयरमैन की परमिशन के। 1 दिसंबर को एक विशाल रैली का आयोजन किया जा रहा है रामलीला मैदान में दिल्ली में, और उसका जो मकसद है, उसका मकसद है संविधान को बचाने का, वक्फ को बचाने का, रिजर्वेशन 50% से ज़्यादा करने का, आदिवासियों की जो डिमांड है उनको पूरा करने का, जाति जनगणना का, निजीकरण के विरोध का, ये तमाम ये मकसद हैं, ये तमाम हमारी इसके अंदर मांगे हैं। इसीलिए डॉक्टर उदित राज साहब के अध्यक्षता में और उन्हीं की लीडरशिप में ये विशाल रैली होने जा रही है 1 दिसंबर को दिल्ली में। चूँकि रैली के अंदर जो मुद्दे हैं वो मुद्दे हैं दलितों के, ओबीसी के, माइनॉरिटीज़ के और आदिवासियों के। तो ये जो हमारा परिसंघ है, ये बहुत सारे संगठनों का एक परिसंघ है। इसमें दलित, ओबीसी, आदिवासी, माइनॉरिटी को मिलाकर के इनकी तमाम डिमांड को लेकर के ये 1 तारीख को रैली कर रहे हैं। यहाँ पर जो तमाम डिमांड्स हैं उसमें दलितों की भी डिमांड्स हैं, आदिवासियों की भी डिमांड्स हैं, मुसलमानों की या माइनॉरिटीज़ की भी डिमांड्स हैं, ओबीसीज़ की भी डिमांड्स हैं। इसीलिए यहाँ पर सब लोग मिल कर के एक ही विशाल रैली कर रहे हैं। क्योंकि देश में क्या कर रखा है, कुछ लोगों ने जो सांप्रदायिक राजनीति करते हैं वो देश को बांटने की राजनीति करते हैं। वो देश के लोगों को धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर बांटने की राजनीति करते हैं। देश को उन्होंने बांटा हुआ है और बांटने के बाद वो कहते हैं कि एक हो जाओ वरना कट जाएंगे। बेसिकली 7,000 जातियों में और 70,000 उपजातियों में बांटने का काम इन्होंने किया। ये बांटने की बात करते हैं, उनसे ज़रा पूछ लो अगर कि भैया रोटी की और बेटी की आप बात करने को तैयार हो क्या? क्या आपने दलित के यहाँ पर अपनी बेटियाँ दोगे, उनके यहाँ साथ में खाना खाओगे बैठ करके, और वाइस वर्सा, तो पतली गली से निकल जाएंगे। या मुसलमानों के साथ या आदिवासियों के साथ या ओबीसी के साथ भी ये सबको अछूत मानते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, इन लोगों को जवाब देने के लिए भी सबको एकजुट होना पड़ेगा, सबको एक छत के नीचे आना पड़ेगा। उस छत का नाम, उस परिसंघ का नाम ही ये डोमा है, जिसका मतलब है दलित, ओबीसी, माइनॉरिटी, आदिवासी परिसंघ। इस पूरे सबको जोड़ करके जो एक छत के नीचे लाके हम ये कोशिश कर रहे हैं एक विशाल रैली करने की। इसीलिए 1 तारीख के प्रोग्राम के लिए आज यहाँ पर आपके सामने हम लोग हैं। अब बताइए आपके और जो सवाल हैं। मोदी जी तो खुद चूमते हैं संविधान को, कहते हैं कि मैं संविधान की वजह से ही सदन में पहुंचा हूँ, प्रधानमंत्री बना हूँ। क्या दिक्कत है संविधान को? अच्छा, हाथी के दांत खाने की ओर, दिखाने की ओर, सबको पता है ना, ये बड़ी मशहूर सी कहावत है, हाथी के दांत खाने की ओर, दिखाने की ओर। आप कह रहे हो कि साहब मैं संविधान को चूमता हूँ, इस संविधान की वजह से बना हूँ, इसमें कोई शक की बात नहीं कि संविधान की वजह से बने हैं। लेकिन क्या वो संविधान की ज़रा सी भी इज्जत करते हैं? क्या वो संविधान को ज़रा सा भी प्यार करते हैं? अगर वो संविधान की इज्जत करते, संविधान को प्यार करते, तो संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम नहीं करते, वक्फ को लूटने का काम नहीं करते। संविधान का अभिन्न अंग, देखिए सेकुलरिज्म संविधान का अभिन्न अंग है, धर्म का अधिकार संविधान का अभिन्न अंग है, नौकरियों का अधिकार संविधान का अभिन्न अंग है, बोलने का अधिकार संविधान का अभिन्न अंग है। अब आप मुझे बताइए, क्या आज की डेट में बोलने के अधिकार पर अंकुश नहीं लगा है? बोलने की वजह से बहुत सारे लोग जेलों के अंदर बंद नहीं हैं, सिर्फ बोलने की वजह से। वो आतंकवादी नहीं है लेकिन वो बोलते हैं, इसलिए उनको जेलों के अंदर डाला हुआ है। अब आप मुझे बताइए, मुसलमानों की अगर मैं खाली बात करूं, वक्फ में ये जो अमेंडमेंट लेके आ रहे हैं कि इसमें साहब हिंदू भी होंगे,
इसको सरकार दोबारा से इसका सर्वे करेगी। क्या ये संविधान का उल्लंघन नहीं है? क्या ये आर्टिकल 25 का उल्लंघन नहीं है? अभी जो मदरसा एक्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उसको सही करार दिया है, मदरसों को बंद करने की कार्रवाई करना, गुरुकुल को आप कहो गुरुकुल चलेंगे, मदरसे बंद होंगे, क्या संविधान का उल्लंघन नहीं है? क्या संविधान के हम सब लोग जितने भी यहाँ पर मौजूद हैं, जो भी देश के अंदर लोग हैं, क्या वो सब संविधान, क्या देश के बाशिंदे नहीं हैं? क्या वो देश के बच्चे नहीं हैं? क्या वो देश की जनता नहीं है? तो जब सब लोग देश के लोग हैं और देश की जनता हैं, तो आप तमाम चीज़ों को कह दोगे अगर कि साहब ये दलितों को नहीं मिलेगा, ये मुसलमानों को नहीं मिलेगा, ये आदिवासियों को नहीं मिलेगा, ये ओबीसी को नहीं मिलेगा, यानी धर्म और जाति के आधार पर अगर आप डिस्क्रिमिनेशन करते हो और एक पर्टिकुलर वर्ग को यानी 85% लोगों को आप हाशिए पर लाके खड़ा कर देते हो, तो ये आप संविधान को मानने वाले लोग हो क्या? ये तो संविधान की धज्जियां उड़ाने वाले लोग हो। तो आप तो जो हमने कहावत सुनी थी बचपन से, हाथी के दांत खाने की ओर दिखाने की ओर, यह तो पूरी तरह से सही साबित होती है कि आप एक ड्रामा करने के लिए, मैं रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ये अल्फाज कह रहा हूँ, आप एक ड्रामा करने के लिए, लोगों को कंफ्यूज करने के लिए, लोगों को धोखा देने के लिए ये संविधान को चूमने का काम करते हो, संविधान की शपथ लेने का काम करते हो। अब मुझे बताइए, संविधान की शपथ लेकर के जो संविधान की शपथ जो लेगा वो सेकुलरिज्म की शपथ ले रहा है, यानी देश का कोई धर्म नहीं है, सब धर्मों की इज्जत है। तो आप पर्टिकुलर धर्म के लिए आप कैसे काम कर सकते हो, या पर्टिकुलर धर्म के खिलाफ आप कैसे काम कर सकते हो? तो फिर आप संविधान से चलने वाले थोड़े नहीं हैं। या आप लोगों को धर्म के आधार पर उनके घरों को बुलडोजर करोगे, आप कानून तो नहीं कहता ना। तो धर्म के आधार पर जब आप संविधान की धज्जियां उड़ाते हो, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आदेश को आप नहीं मानते हो, ऑनरेबल हाई कोर्ट के आदेश को आप नहीं मानते हो, तो आप किस बिना पे कहते हो कि हम संविधान को इज्जत करते हैं, हम संविधान को प्यार करते हैं? तो बेसिकली ये लोग संविधान की इज्जत नहीं करते हैं, संविधान को प्यार नहीं करते हैं। ये सिर्फ दिखाने की चीज़ें हैं, लोगों को गुमराह करने की चीज़ें हैं, लोगों को धोखा देने का काम करते हैं। अगर जो वक्फ बोर्ड में संपत्ति है, अमेंडमेंट हो जाता है तो उसमें परेशानी क्या है? देखिए, वक्फ बोर्ड में आपका अच्छा सवाल है। मुझे बताइए, अगर आपके घर पे मैं कब्जा कर लूँ तो आप परेशान होंगे या नहीं होंगे? इस बात को जरा इस बात से समझिए आप। भाई का सवाल है, वक्फ बोर्ड में अमेंडमेंट हो जाता है तो उससे फ़र्क क्या पड़ता है? मैं तमाम देश के सामने एक बात रख रहा हूँ, अगर आपके घर पर, आपकी प्रॉपर्टी पर मैं कब्जा कर लूँ या कोई भी कब्जा कर ले, तो आपको फ़र्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा? जब आपको फ़र्क पड़ेगा तो उसी तरह से जो वक्फ है वो वक्फ सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की है। उन्होंने, मुसलमानों ने उनको दान दिया है, अल्लाह सुब्हानहू तआला को दान दिया है। वक्फ 3 तरह का होता है, ये भी मैं आज यहाँ पर इनके सवाल की वजह से उसको मैं क्लियर कर देता हूँ। वक्फ 3 तरह का होता है। एक तो रिलीजियस उसका पर्पज़ होता है, जो सिर्फ धार्मिक काम हो गए, कब्रिस्तान हो गया, मुसलमान दफन होंगे, मदरसा हो गया, वहाँ कोई भी पढ़ सकता है, हॉस्पिटल्स हो गए, वहाँ कोई भी जाके इलाज करवा सकता है, कॉलेजेस हो गए, वहाँ कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो एक होता है रिलीजियस पर्पज़, एक होता है सोशल पर्पज़, एक होता है चैरिटेबल पर्पज़, यानी कि लोगों की मदद करना। बेवा हो गए हैं कुछ लोग, उनको आपने पेंशन देनी है। जो लोग 60 से ज़्यादा की उम्र हो गई, उनको आपने पेंशन देनी है। जो लोग मस्जिद में नमाज़ पढ़ाते हैं, आपने उनको पेंशन देनी है। जो लोग बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, आपने उनको पेंशन देनी है। तो इसके 3 काम हैं, रिलीजियस सिर्फ मुसलमानों के लिए, सोशल सबके लिए, उसमें कोई मज़हब की वो नहीं है। प्रॉपर्टी हमारी है, हम सबकी हेल्प करेंगे, हिंदू की भी करेंगे, मुसलमान की भी करेंगे, दलित की भी करेंगे, ईसाई की भी करेंगे, ओबीसी की भी करेंगे, आदिवासी की भी करेंगे, हम पूरे देश की करेंगे। हम तो ये कहते हैं कि अगर हमें वक्फ बोर्ड चलाने की इजाज़त मिल जाए, सरकार उसमें हस्तक्षेप ना करे, तो हम पूरे देश का बजट फाइनेंस कर सकते हैं। लेकिन सर, एक मिनट, सवाल पूरा नहीं हुआ, सवाल को रुक जाइए। वक्फ इतनी बड़ी चीज़ है, तो ये जो चीज़ है हमारी, मालिकाना हक हमारा, हम फ़ायदा सबका करना चाहते हैं, ये वक्फ का मतलब है। और सरकार क्या करना चाहती है? सरकार उस वक्फ को छीनना चाहती है, जो वक्फ सिर्फ और सिर्फ हमारा है, जो वक्फ हमारे बुज़ुर्गों ने दिया इस देश के लिए, इस देश के लोगों के लिए, मुसलमानों के लिए, रिलीजन के लिए,
चैरिटेबल पर्पसेस के लिए, रिलीजियस पर्पसेस के लिए, सोशल पर्पसेस के लिए। ये सरकार उन सब चीज़ों को ख़त्म करके इनको हड़पना चाहती है। मुसलमानों को ऑलरेडी हाशिए पे लाके खड़ा कर दिया है। ये मुसलमानों को बिल्कुल पूरी तरह से ख़त्म करना चाहते हैं और ये मुसलमानों को ख़त्म करने का इनका एक बहाना है। सिर्फ ये चाहते हैं कि ये जो एक गठजोड़ है ओबीसी, आदिवासी, दलित और मुसलमान का, ये ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि राज तो सब पे कर रहे हैं। लेकिन वक्त की जो प्रॉपर्टीज है उन पर चंद लोगों का कब्जा है, जैसे कि अमानतुल्लाह खान हो गए, जेल में पड़े हैं, वो लोग कब्जा कर रहे हैं इसी प्रॉपर्टी पर। तो अब इसमें जो बिल आ रहा है उसमें डीएम को पावर हो जाएगी कि कौन सी वक्त की वो संपत्ति है, कौन सी किसी प्राइवेट व्यक्ति की है। तो इससे दिक्कत क्यों हो रही है आपको? उसमें सब कुछ आप आप तो प्रेस के लोग हो, फिर ये जो गोदी मीडिया को पावर मिलेगी ना। तो मैं बता रहा हूँ, जो गोदी मीडिया एक भ्रम फैलाती है उसमें आप पता नहीं क्यों आ जाते हैं। ये तो बिल में आया है ना। अरे बता तो रहे भाई, अब सुन तो लीजिए। आपने 2 सवाल आपके हैं कि डीएम को पावर मिल जाती है तो उससे क्या दिक्कत है। दूसरा आपने कहा कि फला आदमी ने उस पर कब्जा किया हुआ है, उसमें आपको क्या दिक्कत है, उसको जेल में डाला हुआ है। 2 आपके अलग अलग सवाल हैं। अब मैं आपके पहले सवाल का जवाब दूं कि ये जो आपने कहा कि फला आदमी ने कब्जा किया हुआ इसलिए जेल में डाला हुआ है, बिल्कुल गलत बात। दूसरी बात, डीएम के पावर की बात है। मुझे बताओ, इस देश के अंदर कानून नाम की कोई चीज़ है? नहीं, आपसे पूछता हूँ मैं, कानून नाम की चीज़ है ना? यहाँ पर दीवानी अदालतें हैं, यहाँ पर फौजदारी अदालतें हैं, यहाँ पर आपके डीएम की भी अदालतें हैं। दीवानी अदालतों के अंदर टाइटल डिसाइड होता है। टाइटल कहाँ पर डिसाइड होता है? दीवानी अदालतों के अंदर। उन दीवानी अदालतों के अंदर जो टाइटल डिसाइड होता है, हमारे देश के अंदर बहुत सारे ऐसे कानून हैं जहाँ पर दीवानी अदालतों का अधिकार लेकर के एक पर्टिकुलर कोर्ट बना दी, पर्टिकुलर ट्रिब्यूनल बना दिया। जैसे बैंक में 10 लाख के जो ज़्यादा केस होंगे वो डीआरटी में चलेंगे। जैसे जो गवर्नमेंट के मुलाजिम होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के, उनके लिए कैट बना दिया। जैसे जो एमएससीटी के मैटर होंगे यानी एक्सीडेंट के लिए, उनके लिए एक ट्रिब्यूनल बना दिया कि उसके लिए मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल हो गया। ऐसे ही जो वक्त की प्रॉपर्टियों के केसेस होंगे वो अलग ट्रिब्यूनल में चलेंगे। उस ट्रिब्यूनल में हमारे देश के ही जज होते हैं, इसी जुडिशरी के जज होते हैं, सिटिंग जजेस होते हैं। एक गवर्नमेंट का जो सेक्रेटरी होता है रेवेन्यू का, वो होता है, वो वहाँ डिसाइड करता है। अब आप मुझे बताइए, आप जुडिशरी की पावर ख़त्म करके एक डीएम को अपने नौकर को पावर देना चाहते हैं? वो भी सरकार का वो सरकार का नुमाइंदा है, वो सरकार का गुलाम है। जुडिशरी गुलाम नहीं है, इस चीज़ को फ़र्क को समझिए। जुडिशरी इंडिपेंडेंट है। अगर जुडिशरी ना होता ही तो अब पूरे का पूरा देश गुलाम हो गया होता। अगर आईएएस के जरिए देश चलने लगा तो, अगर डीएम के जरिए देश चलने लगा तो। आप जुडिशरी की पावर ख़त्म करके डीएम को पावर देना चाहते हो, ये कौन सा इंसाफ है भाई? इस देश के अंदर जुडिशरी है ना, 3 स्तंभ है ना इस देश के। जुडिशरी एक स्तंभ है ना। आप संविधान को मानते हो? संविधान को संवैधानिक पद पर है ना डीएम भी, उसको पावर तो है, उसको दी जाएगी। भाई ये बताओ, जुडिशरी से बड़ा है डीएम? जुडिशरी इंडिपेंडेंट है ना। ये देश किन 3 पिलर पर खड़ा हुआ है? आप संविधान की बात कर रहे हो। संवैधानिक पिलर जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, और जुडिशरी को अगर ख़त्म कर दिया गया तो आप मान लीजिए आप सब के सब लोग गुलामी में फिर से चले जाएंगे। ये जुडिशरी को ख़त्म करने की चीज़ें हैं। डीएम को पावर देना, जुडिशरी की पावर ख़त्म करके, यानी अब जब ट्रिब्यूनल को आप ख़त्म करेंगे तो आप जुडिशरी की पावर ख़त्म कर रहे हैं। और दूसरी बात, जो रेवेन्यू ऑफिसर होता है सेक्रेटरी, वो डीएम से बड़ा अफसर होता है, सरकार का अफसर होता है ना। तो आप रेवेन्यू ऑफिसर की पावर ख़त्म करके आप डीएम को दे रहे हैं। और रेवेन्यू ऑफिसर किसके साथ बैठता है? जुडिशल ऑफिसर के साथ बैठता है। कितना अच्छा निज़ाम है। जुडिशल ऑफिसर बैठा हुआ है, सरकार का नुमाइंदा बैठा हुआ है, यानी रेवेन्यू ऑफिसर बैठा हुआ है। आप वो ख़त्म करके सिर्फ डीएम को देना चाहते हो तो आप बेसिकली गुलाम बनाना चाहते हो, जो किसी हालत में बर्दाश्त नहीं होगा। जातिगत जनगणना होने वाली है। मुस्लिम लोग अपना जाति का नाम मुस्लिम बताएं और धर्म का नाम इस्लाम बताएं। मुस्लिम कोई जाति नहीं है। मुस्लिम में देखिए, हमारे जो देश है, हमारे देश का जो सेटअप है, सोशल सेटअप, उसके अंदर बहुत सारी जातियाँ, उनका धर्म चाहे कोई भी हो, वो किसी भी धर्म की हो सकती है, उनकी सबकी जातियाँ हैं। जैसे कुम्हार हैं, कुम्हार आपके हिंदू जाति में भी हैं, मुस्लिम जाति में भी हैं। और कुम्हार नाम के यानी कुम्हार जाति के लोग किसी मज़हब को ना मानने वाले भी हैं। तो बेसिकली जातियाँ अलग हैं, धर्म अलग है। तो ये जो मिसकंसेप्शन है जाति जनगणना की, जो हम बात कर रहे हैं, जो हमारा देश जाति जनगणना की बात कर रहा है, जो डॉक्टर उदित राज साहब जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, जो राहुल जी जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, उसमें धर्म की बात अलग है, जाति जनगणना की बात अलग है। धर्म के आधार पर हमारे देश में कभी कोई चीज़ नहीं मिली, ठीक
ठीक है। हालांकि उत्तर प्रदेश के अंदर जब समाजवादी पार्टी ने इलेक्शन लड़ा था और ये सरकार इनकी बनी थी 2011 में गालिबन 12-17 में, तो उन्होंने ये कहा था कि हम मुसलमानों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में रिजर्वेशन देंगे, यानी 19.6% जो उनके मैनिफेस्टो के कॉलम नंबर 24 में लिखा हुआ था, उन्होंने नहीं दिया। लेकिन वही रिजर्वेशन साउथ में कुछ स्टेट्स दे रहे हैं, और वो रिजर्वेशन जो दे रहे हैं, जो ऑलरेडी रिजर्वेशन दिया हुआ है हमारे दलित भाइयों को, उसमें हस्तक्षेप करके नहीं दे रही, यानी रिजर्वेशन की सीमा को बढ़ा के दे रही। तो हमारी डिमांड ये है कि रिजर्वेशन की सीमा को बढ़ाया जाए। अभी जो वर्गीकरण कर दिया, अभी जो दलित भाइयों का रिजर्वेशन ख़त्म करा, वो भी ख़त्म नहीं होना चाहिए। आप कहते हो कि साहब 50% ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते साहब? ये तो 85% लोग हैं ना। 85% लोगों के लिए आप 50% रिजर्वेशन, ये कहाँ का इंसाफ है? तो आप रिजर्वेशन की सीमा को बढ़ाइए, आप जातीय जनगणना को भी करवाइए, आप मुसलमान को भी रिजर्वेशन दीजिए। इसमें किसी का रिजर्वेशन खत्म नहीं होने जा रहा, हम रिजर्वेशन बढ़ाने की बात है। मुस्लिमों के रिजर्वेशन की अगर बात आती है तो कौन कौन सी जातियाँ ऐसी हैं जिनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए? देखिए, मुसलमानों की जातियों की आप बात कर रहे हैं, जातियों को ऑलरेडी रिजर्वेशन ओबीसी में मिला हुआ है। ओबीसी में जो रिजर्वेशन मिला हुआ है वो धर्म के आधार पर नहीं, वो जातियों के आधार पर है। जो मोदी जी ने जब कर्नाटक के इलेक्शन हो रहे थे, ये कहा था मुसलमानों का रिजर्वेशन ख़त्म करेंगे, इसलिए वो कर्नाटक वहाँ से हार गए। ठीक है, तो जब जो भी आदमी इस बात को करेगा कि हम जातियों का रिजर्वेशन ख़त्म करेंगे, वो देश उसको बाहर का रास्ता दिखा देगा। ये बात सही है। हमारी जो बात है, जो आपके सवाल है, उसमें जातियों का रिजर्वेशन ख़त्म करने की बात नहीं है, जातियों का रिजर्वेशन मिलना चाहिए। जो रिजर्वेशन ख़त्म सरकार कर रही है, इस बात पर वर्गीकरण करके कि इनको रिजर्वेशन मिल गया, इनकी पुश्तों को मिल गया, हम उस रिजर्वेशन को और बढ़ाने की बात कर रहे हैं। हम मुसलमानों को एडिशनली रिजर्वेशन बढ़ाने की बात कर रहे हैं कि साहब जो मुसलमानों की जो जातियाँ रिजर्वेशन में नहीं आती हैं, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा गरीब हैं, वो भी बहुत ज़्यादा रिजर्वेशन की उनको ज़रूरत है, तो आप उनको भी रिजर्वेशन दीजिए। जो रिजर्वेशन ऑलरेडी है उसको बढ़ा करके दीजिए, कम करके मत दीजिए। अच्छा सर, जो आप 1 तारीख को करने जा रहे हैं कार्यक्रम, कितने लोग इसमें आएंगे? उसमें और जो वक्फ बोर्ड के जो मेंबरान हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं टोटल? देखिए, हमारी उम्मीद ये है कि हम लाखों की तादाद में इस रैली में होंगे। ऐतिहासिक रैली होगी। ये रैली वक्फ बोर्ड के मेंबरान की रैली नहीं है, ये रैली मुद्दा तो रखा है ना। मेंबरान को आप कंफ्यूज मत करिए प्लीज़, मैं आपको इसलिए वो कर रहा हूँ क्लियर। ये रैली हमारी 5 डिमांड हैं: संविधान बचाओ, वक्फ बचाओ, रिजर्वेशन की सीमा 50% से ज़्यादा बढ़ाओ, जातीय जनगणना करवाओ, EVM बैन करवाओ, और इसमें हमारी ये पुरानी पेंशन की बहाली की जाए, आदिवासियों को जल जंगल व ज़मीन से वंचित किए जाने के विरुद्ध, ये हमारी डिमांड है। अब आपका सवाल है वक्फ बोर्ड के मेंबर, वक्फ बोर्ड के मेंबरों का मैटर नहीं है। जो सरकार बचा लेंगे आप सर, वही बता रहे हैं ना आपको, सुन लीजिए। जो सरकार वक्फ अमेंडमेंट बिल लेके आ रही है, वो वक्फ अमेंडमेंट बिल तमाम देश के मुसलमानों के ख़िलाफ़ है, वो वक्फ बोर्ड के मेंबर के ख़िलाफ़ नहीं है। वक्फ बोर्ड के मेंबर तो सरकार के ग़ुलाम होते हैं, वक्फ बोर्ड के मेंबर तो सरकार ही हैं, वक्फ बोर्ड के मेंबर तो सरकार ही हैं, वो स्टैट्यूटरी बॉडी है। वक्फ बोर्ड के मेंबर तो सरकार की हाँ में हाँ मिलाते हैं। वक्फ बोर्ड के कानून मिसाल के लिए ये है कि वक्फ बोर्ड की ज़मीन को एक्वायर नहीं कर सकता, अगर करेगा तो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन की परमिशन से करेगा, और वक्फ बोर्ड को उसके बदले में कंपनसेशन देगा। जैसे तुम्हारी ज़मीन अगर सरकार लेती है, तुम्हारी ज़मीन का कंपनसेशन मिलेगा, तुम्हारी मर्ज़ी से होगा, ऐसी वक्फ बोर्ड के लिए हैं। लेकिन अकेले दिल्ली में 300 प्रॉपर्टियाँ वक्फ बोर्ड की भारत की सरकार ने एक्वायर कर ली, बिना वक्फ बोर्ड के चेयरमैन की परमिशन के और बिना वक्फ बोर्ड को कंपनसेशन दिए हुए। वक्फ बोर्ड ने आज दिन तक भी कोई उसके खिलाफ ऑब्जेक्शन नहीं किया। तो वक्फ बोर्ड तो गुलाम है भारत सरकार के। इस वक्फ बोर्ड को भी हम आज़ाद कराने की बात करते हैं। हम बात करते हैं कि वक्फ बोर्ड का निर्माण बिल्कुल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तर्ज पर हो, जैसे उनका इलेक्शन होता है मुसलमानों का भी इलेक्शन हो, वो वक्फ बोर्ड की बॉडियों को खुद मुसलमान चुने। ये अभी भी वक्फ बोर्ड गुलाम है, लेकिन जो आज की सरकार एक्ट लेके आ रही है, उस एक्ट के ज़रिए वक्फ बोर्ड की तमाम ज़मीनों को छीनना चाहते हैं। गुलाम तो ऑलरेडी है ही, वो छीनना और चाहते हैं उसको। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है
कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।